म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के मौजूदा हालात के बारे में और विस्तार से समझने के लिए चलते हैं हमारे आज के खास मेहमान के पास। और आज हमारे साथ मौजूद हैं टीबीएनजी कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर एंड एमडी तरुण बिरानी जी। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनी 9 के इस मंच पर आने के लिए। और आपको इस देश की 75वीं जो वर्षगांठ हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं स्वतंत्रता का, उसके लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे देख रहे हैं और आने वाला भविष्य इस देश का, बहुत पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? नमस्कार विपुल, और धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत की 75वीं वर्षगांठ पर। विपुल, भारत बहुत ही अलग ही स्वीट स्पॉट पे चल रहा है। अगर मैं पूरे विश्व को देखता हूं, उसके मुकाबले भारत में तीन चार बड़े एडवांटेज अगर मैं देखूं। एक तो जो बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज है भारत में, जहां पे 50% प्लस जनसंख्या 25 साल से 30 साल की उम्र से नीचे है, जो कि हाईली प्रोडक्टिव और एफिशिएंट मानी जाती है। ये भारत का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। भारत में अभी भी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे काफी ऐसे एरिया हैं जहां पे बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सारे हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, सारे सेक्टर्स के अंदर काफी कुछ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं आज भी, अगर देखा जाए तो इन इन सब चीजों को देखते हुए भारत के अंदर और जो नया कंज्यूमरिज्म पैदा हो रहा है कि भारत में जो इनकम टैक्स पेयर्स आज की डेटा अगर हम देखते हैं, तो मेरे आंकड़ों के हिसाब से 5 से 7 करोड़ नए इनकम टैक्स पेयर्स ऐड हो रहे हैं, जो कि 15 से 20 लाख की सालाना इनकम ग्रुप में आने वाले हैं। तो ये सब कंज्यूमर कंपनीज के लिए बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि भारत आने वाले 2 दशकों तक काफी सुर्खियों में रहने वाला है और विश्व के अमोंग टॉप 3 इकोनॉमीज में रहने वाला है। भारत नीड्स टू बी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इन मोस्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूएंट। बिल्कुल, और उसका असर हम देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे करके काफ़ी निवेश देखने को मिला। बाजार दुनिया भर में मंदी आई, तब भी भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ खड़े रहे। लेकिन अब लौटते हैं आज के शो पर, और आज के शो पे आज हम बात कर रहे हैं सीपीएसई ईटीएफ फंड के बारे में। पहला सवाल तो ये कि क्या निवेशकों को सीपीएसई ईटीएफ फंड में पैसा लगाना चाहिए, और अगर आपका जवाब हाँ है तो इसके फ़ायदे नुकसान क्या क्या हैं? क्योंकि सरकारी कंपनियों के साथ एक बहुत लोग फ़ायदा देखते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि कई बार बहुत तेज़ी के साथ पॉलिसीज चेंज होती है। तो जिस तरह के रिटर्न स्टॉक मार्केट में देखने को मिलते हैं, पीएसयू स्टॉक्स में या फिर उसके जो कंपनियां जो उनके ईटीएफ आ रहे हैं, वहाँ पे उस तरह के रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं। आप क्या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं? विपुल, मैं आपको 3-4 फैक्टर से स्टार्ट करना चाहूंगा कि ये सीपीएसई ईटीएफ 2014 में लॉन्च हुआ था, और अगर मैं सिंस इंसेप्शन देखूं तो इस ईटीएफ का रिटर्न्स 8 से 8.25% के बीच में रहा है। लास्ट 1 साल का रिटर्न में अगर देखूं तो 60% प्लस का रहा है। लास्ट 1 से 1.5 साल की विशेषता अगर अपन देखें जियोपॉलिटिकल मैप के अंदर, वर्ल्ड में एनर्जी हंग्री वर्ल्ड हो गया था, और जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था उसके बाद से काफी सिचुएशन वर्ल्ड के ऑर्डर में काफी चेंजेस आए थे। तो उसके कारण ऑयल प्राइसेस और एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स ने काफी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे। तो मोस्ट ऑफ द पीएसयू कंपनीज एनर्जी ओरिएंटेड कंपनीज हैं। अगर अब देखा जाए, ये कंपनियां फॉर्म की गई थी क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, तो गवर्नमेंट को इनिशिएट करके पीएसयू के थ्रू इन्वेस्टमेंट लाया गया। बट अगर आप देखा जाए तो अभी जिस तरह का माहौल है उसके अंदर जहां पे सप्लाई कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये वाली कंपनीज ने लास्ट 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बट अगर आप मुझे एज ए फाइनेंशियल प्लानर पूछेंगे तो मैं इन सब सेक्टर्स के अंदर सेक्टर स्पेसिफिक और थीमेटिक ओरिएंटेड फंड्स लेने से मना करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर इन्वेस्टर्स को एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग करना बहुत जरूरी है, जो 90 to 95% ऑफ द इन्वेस्टर्स नहीं कर पाते हैं। इन्वेस्टर हमेशा जब अच्छे रिटर्न होते हैं तभी इन्वेस्ट करते हैं, जब रिटर्न खराब हो जाते हैं तो वो निकाल लेते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट में उल्टा 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 बैरोमीटर होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैं यही राय देना चाहूंगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर, जो लेस इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है और जो ट्रैक नहीं करते हैं, उनको इन सब थीमेटिक फंड से दूर रहना चाहिए। उन्हें डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वहां पे उनकी रिस्क
ड्रॉ डाउन गिरने की रिस्क काफी कम रहती है कंपेयर टू थीमेटिक फंड्स के। अच्छा, एक चीज़, मेरा अगले सवाल पे जाऊं उससे पहले ये सीपीएससी ईटीएफ को लेकर के ही मेरा सवाल है। और सवाल ये है कि इस तरह के फंड में गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कितनी आवश्यक होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में स्टेबिलिटी कितनी आवश्यक होती है। जैसा कि आपने कहा 1.5 साल में अच्छे रिटर्न देखने को मिले, तो कारण ये रहा कि एक सरकार है जिसमें कि मतलब अभी स्थिरता है। जब हम देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी पॉलिसीज चेंज होती है तो सबसे ज़्यादा गिरावट इस तरह के फंड में या इस तरह के स्टॉक्स में देखने को मिलती है। इस बात से आप अग्री करेंगे? नहीं विपुल, मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करूंगा। मुझे लगता है रेदर देन गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, सब ये सेक्टर स्पेसिफिक प्ले है। जी। तो जैसा कि जियोपॉलिटिकली मैंने आपको बताया कि एनर्जी रिलेटेड सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं उन सब में तेजी देखी गई है। जी। तो उन सब का बेनिफिट इनको मिला। और ये सब स्टॉक्स काफी वैल्यू स्टॉक्स हो गए थे, बिकॉज अगर आप देखें कि 2018 से 20 तक पीएसयू स्टॉक्स में काफी गिरावट आई थी और वो उन्होंने काफी निफ्टी के कंपैरिजन में काफी अंडर परफॉर्म किया था। बिल्कुल। तो जो चीज बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करती है, तो जब मार्केट में इतना पैसा, मतलब जो मॉनेटरी फिस्कल स्टिमुलस लाया गया, तो वो सब पैसा चीप और वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में जाता है। और ऑन टॉप ऑफ इट आपका ये जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट यूक्रेन रशिया का जो हुआ, उसके बाद से ये सब में आपने तेजी देखी गई। बट मुझे लगता है कि आम इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म, अगर निफ्टी 12 से 15% आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न दे रहा है रोलिंग रिटर्न बेसिस पे लास्ट 15 साल से, तो मुझे ये सब एक्सपेरिमेंट लगता है करने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको टाइमिंग एंट्री और एग्जिट करने की जरूरत पड़ती है। तो आपके लिए 80-90 पूरे 100 की पहली सलाह ये है कि अगर आप इस तरह के फंड में पैसे लगाना चाह रहे हो और आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो कोशिश कीजिए दूर रहिए, क्योंकि इसके लिए अगर कोई इन्फॉर्म इन्वेस्टर हो, कोई बहुत अच्छा रिसर्च कर रहा हो तो वो करे, उसके लिए अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास समय इतना नहीं है तो फिर इस तरह के फंड में निवेश करने से बचें, क्योंकि आपकी एंट्री एग्जिट गलत हो सकती है। अब हमने देखा इक्विटी म्यूचुअल फंड में काफ़ी लंबे समय बाद जो है नेट इन्फ्लोज में करीब 42% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अब क्या वजह इसकी आप मान रहे हैं? क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो एफआई आने शुरू हुए और इधर एफआई आए और म्यूचुअल फंड थोड़ी सी दूरी बना लिए। क्या इसकी वजह ये रही कि बहुत लोगों को अपने रिटर्न फाइल करने थे, कई जगहों पर हमने देखा कि लोगों ने रिडीम किए क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा था, बाजार में अच्छी रिकवरी जुलाई में देखने को मिली, इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? तो विपुल, मैं समझता हूं कि हमें बिगर पिक्चर देखनी चाहिए। बिगर पिक्चर जो आज से 7 साल पहले 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो आज 35 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। तो वो असली मायनों में इंडस्ट्री की ग्रोथ 25 से 35% के बीच में सालाना ग्रोथ हो रही है। एक महीने का उतार चढ़ाव, आई वुड नॉट गो मच मोर, मैं इसे कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं मानता हूं। जैसा कि आपने कहा, जुलाई के महीने में थोड़ा मार्केट ऊंचा देखा गया, तो उसके कारण डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टैक्स पेमेंट, ऑल दीज वर सम ऑफ द रीजन ड्यू टू विच पीपल वर पुलिंग आउट मनी फ्रॉम इक्विटीज। अब आते हैं एक और सवाल पर कि अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसे लगाना चाह रहा है तो किस तरह के फंड का चुनाव करना चाहिए, रेगुलर फंड या डायरेक्ट फंड? और इन दो में से अगर किसी को चुनता है तो किन बातों को उसे ध्यान में रखना चाहिए? तो विपुल, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप खुद अपनी खुद की रिसर्च करके इन्वेस्ट करेंगे या फिर आपको किसी के मदद की जरूरत है इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको लगता है आपके पास सारी नॉलेज है, आपको पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको लगता है आप अपना टेम्परामेंट मैनेज कर सकते हैं, आप टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, तो उस माध्यम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां जाके आप डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं, जहां की आप अपनी बचत कर सकते हैं पैसे की। बट जहां तक मैं देखूं, 95% और 98% ऑफ द इन्वेस्टर के पास ना तो टाइम है, ना ही उनके पास बैंडविथ है रिसर्च की, ये समझ पाने के लिए कि उन्हें कैसे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है, और उसके लिए मुझे लगता है आपको एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। अब वो डॉक्टर आपके पास दो तरीके का हो सकता है। एक तो आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर करके जो डॉक्टर पाए जाते हैं, वो डॉक्टर आपको डायरेक्ट प्लान्स देता है जो भी 1 से 1.25% सस्ता होता है रेगुलर फंड के मुकाबले।
जी। वो आप उनके साथ अपनी अगर सर्विसेज चालू करते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान का बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूट से आप जा सकते हैं, वो भी आपको अच्छी सलाह देते हैं हम्म। इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और उस रूट से भी आप उसमें उनको कमीशन डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर जो कि म्यूचुअल फंड से मिलता है, जी। तो वहां पे आपको कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता है, हम्म। तो वहां पे रेगुलर प्लान लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को पहले डिसाइड करना चाहिए कि उनकी जरूरत क्या है, क्या वो खुद इक्विप है इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर उन्हें किसी की मदद की जरूरत है इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहले निवेश करने से पहले खुद को आके, अपनी ज़रूरतों को आके, उसके आधार पे आप निर्णय लें। अब अगला सवाल ये जो संशय आता है कि अभी बाज़ार चल रहा है तो सब कह रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा है, अच्छे रिटर्न लोगों को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो पोर्टफोलियो मैनेजर उनका कहना है कि इक्विटी के साथ साथ डेट म्यूचुअल फंड भी रखने चाहिए। और क्या इस तरह का संतुलन बना के रखना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि हालांकि भारतीय बाज़ार संभल गए, लेकिन जिस तरह से दुनिया भर में बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, ऐसे में क्या एक हिस्सा अपनी आय का या अपनी सेविंग्स का डेट फंड में रखना चाहिए, या आपको लगता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड ही पर्याप्त है अपने आप में? विपुल, मैं समझता हूं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक फाइनेंशियल प्लान बनाना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले आपकी जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपकी रिस्क लेने की ताकत क्या है, आपने अभी तक जो इन्वेस्ट किया है प्लस आपके जो अभी के कैश फ्लोज हैं, उनको कैसे आप इंक्रीमेंटली इन्वेस्ट करें, उन सब के बारे में काफी डीप रिसर्च करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आपके पोर्टफोलियो का राइट एसेट एलोकेशन क्या होगा। क्या वो 50-50 डेट इक्विटी होगा, 70-30 डेट इक्विटी होगा, या फिर 100% इक्विटी में होगा। मैंने ऐसा भी देखा है, 30 साल के दो इन्वेस्टर्स और दोननों के पास लॉन्ग टर्म पैसा है, लेकिन दोनों की रिस्क लेने की ताकत अलग अलग है, दोनों के गोल्स अलग अलग हैं। तो मैं समझता हूं इसके लिए पहले इन सब चीजों पे ध्यान देना जरूरत है, रेदर देन कि क्या अभी इक्विटी में डालना चाहिए या डेट में डालना चाहिए। मार्केट आउटलुक मेरे हिसाब से बहुत स्पेक्युलेटिव होता है, उसकी बजाय ज्यादा फोकस इन्वेस्टर को वहां करना चाहिए जो वो कंट्रोल कर सके, और वो कंट्रोल कर सकता है अपनी जरूरतों को, और वो अपनी जरूरतों के हिसाब पे अपना फाइनेंशियल प्लान बना सकता है। तो जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि डेट मार्केट में अभी आपको क्या लगता है, मुझे लगता है कि लास्ट 6 महीने में विश्व भर में इंटरेस्ट रेट्स फर्म अप हो रही है, और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट फर्म अप हो रही है, इनका बेनिफिट सारे डेट फंड की यील्ड्स पे भी आ रहा है। जैसा कि 5 से 6 साल के जो डेट फंड्स हैं वो 7 से 7.25% की YTM पे अवेलेबल है, जो कि काफी अट्रैक्टिव है और काफी टाइम से इतनी अच्छी यील्ड नहीं देखे गई है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी ओरिएंटेड, जीसेक ओरिएंटेड डेट फंड्स लेते हैं, देर आर काफी इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं, 5 ईयर रोलिंग रन डाउन मैच्योरिटी वाले, उनके अंदर डालेंगे तो काफी अच्छी यील्ड्स अभी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपको टाइम फ्रेम पता नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट का, तो शॉर्ट टर्म डेट फंड जो जहां पे 6.25 से 6.5% की YTM अभी मिल रही है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली डेट मार्केट्स की यील्ड काफी अट्रैक्टिव है, पर उसमें डालने से पहले आप डिसाइड करिए कि आपके गोल्स क्या है। क्या ये पैसा आपको 6 महीने में चाहिए, 1 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए? वो अगर जरूरत का आंकलन करते हैं तो उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा हो जी। सकता है। बहुत सारे दर्शकों ने भी सवाल हमें भेजा, वो हम आपसे पूछें उससे पहले इसमें एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से ये है कि बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादातर हमारे पास जो भी फाइनेंशियल प्लानर आते हैं, टीवी शो में हम सुनते हैं, सब लोग कहते हैं अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और निश्चित रूप से ये होना चाहिए, लेकिन जब आप सामान्य मध्यम वर्ग से बात करें तो ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनके लक्ष्य क्या है। उन्हें ये तो पता है कि बेटे की शादी में पैसे की ज़रूरत होगी, पैसे उनको ये भी चाहते हैं 3-4 हज़ार रुपये कहीं लगा दें, इतने बच नहीं पा रहे हैं सामान्य मध्यम वर्गीय जो सैलरी क्लास है, लेकिन वो इस तरह से नहीं सोच पाता है जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उनसे। तो अगर कोई व्यक्ति 4-5 हज़ार रुपये अपनी तनख्वाह से बचा करके 10 साल के लिए, 15 साल के लिए लगातार लगाना चाहता है, उसके लिए संतुलन क्या सही रहेगा, इक्विटी या डेट या दोनों या फिर खाली इक्विटी? तो जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि जो ये रिव्यू नहीं कर पा रहा है और एक
बहुत ही क्विक सोल्यूशन चाहता है, तो मेरा उन्हें राय है कि आप बैलेंस फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करें, जहां पे हाइब्रिड फंड जिसे बोलते हैं। बिल्कुल। फॉर ए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर 60 से 70% इक्विटी होता है और बाकी डेट होता है। तो वहां पे बाजार जब गिरता है तब गिरावट भी 25 से 30% कम आती है कंपेयर टू इक्विटी फंड, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो नेचुरली रिटर्न्स भी उतने कम आते हैं, बट उसमें इन्वेस्टर को फ्रॉम ए रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव वो बहुत अच्छा होता है। तो मेरी राय यह है कि अच्छे हाइब्रिड फंड आप लीजिए, उसके साथ अपना पहला इन्वेस्टमेंट चालू करिए, और आप पहले एक लक्ष्य आप निर्धारित करिए कि बिल्कुल। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, ब्याज पे ब्याज जिसे बोलते हैं, उसका बेनिफिट आज तक जिसने भी लिया है वो काफी वेल्थ क्रिएट कर पाया है। और अगर सही मायने में अगर आप लॉन्ग टर्म बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने पैसे को 10 से 15 साल इन्वेस्ट करिए। 2000 करिए, 2 करोड़ करिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपकी नीयत, और वो नीयत होनी चाहिए 10 से 15 साल की। अगर आप उसमें खरे उतरते हैं तो मुझे लगता है 12 से 15% की कंपाउंडिंग आपको काफी रिच और वेल्दी बना सकती है। मैंने ऐसे काफी करोड़पतियों से मिला हूं जिन्होंने करोड़ों कमाते हैं पर वो सारा पैसा खर्च करते हैं। बट मैं ऐसे भी ड्राइवर और पियोन लोगों को भी जानता हूं जो हर महीने 5 से 10 हजार सेव करते हैं। आज अगर देखेंगे तो 10 साल बाद वो करोड़पति के मुकाबले वो पियोन ज्यादा वेल्दी है, बिकॉज उसने टाइम टू टाइम सेविंग करी है। तो मेरा कहने का मतलब ये कछुए और खरगोश की रेस है। आप कछुए बने रहिए पर 10 से 15 साल तक एक लक्ष्य की तरह, मैराथन की तरह दौड़िए इसमें, और आप बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई जानकारी कम है, कहाँ पैसे लगाएं ये सोच रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग एफडी में लगा देते हैं। लेकिन एफडी के साथ समस्या ये है कि उसमें जो ब्याज मिल रहा है वो कई बार आप महंगाई की जो रेट है वही खा जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप शेयर बाज़ार से जुड़िए, म्यूचुअल फंड से जुड़िए, और कोई कन्फ्यूजन है तो हाइब्रिड फंड का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी गई है। बैलेंस फंड के जरिए आप उसमें निवेश कर सकते हैं। पहला लक्ष्य पूरा कीजिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, और जैसे जैसे जानकारी हो किसी फाइनेंशियल प्लानर से मदद लेकर के अपने भविष्य को सुरक्षित और मजबूत भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।